रॉबिन जासूस। ऑफिस जाने के लिए ठीक सुबह 8:50 पर हमने अपना रूम छोड़ दिया था। हालांकि हमारे पास दो बढ़िया नई खरीदी हुई स्पोर्ट्स साइकिल थी, लेकिन फिर भी हमने हमारे हॉस्टल से ऑफिस तक की दूरी को पैदल ही चलकर पूरा करने का निश्चय किया था। दरअसल ये मिस्टर रॉबिन की ही पसंद थी। उनका मानना था कि उसने अपने आप को पिछले 10 सालों से जो मेंटेन कर रखा है, उसके पीछे का राज यही है। सुबह घर से ऑफिस और शाम को ऑफिस से घर तक पैदल चलना। हम दोनों का एक ही साथ ट्रांसफ़र हुआ था और यहाँ ज्वाइनिंग भी साथ साथ ही की थी। और क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग नई नई थी, इसलिए ऑफिस का बोझ भी हम पर नहीं के बराबर ही था। या सच कहें तो अगर किसी ने हमारे कंधों पर बोझ डालना भी चाहा, तो हमें उसे झटक कर अलग करना अच्छे से आता था। अब आगे तो समझ ही गए होंगे आप। हमारे दैनिक पैदल पथ पर बैचलर हॉस्टल कैंटीन का पिछला दरवाज़ा भी खुलता था। इसके ठीक पहले सड़क के दूसरी ओर एक कूड़ेदान था, जो पत्थर और सीमेंट की दीवारों से बना था। ये लगभग 8 फुट बाई 8 फुट के हिसाब से होगा और ऊंचाई भी लगभग 4 फुट के आसपास होगी। हमें इसी रास्ते से जाते हुए लगभग एक सप्ताह हो गया था कि एक दिन अचानक रॉबिन ने बोला, जैसे ही हम कूड़ेदान के पास जाने लगते हैं, उसके पहले से ही बदबू आनी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने सहमति जताई। मिस्टर रॉबिन ने मुझे सराहा। अब मिस्टर रॉबिन के द्वारा यही टिप्पणी रोजाना सुबह सुबह डस्टबिन के पास से गुजरते हुए की जाती रही। एक दिन, आज कुछ ज़्यादा बदबू नहीं आ रही है दुर्गेश? मिस्टर रॉबिन को मुझसे इस पर कोई टिप्पणी की आशा थी। ये सब इस मैस के कारण है सर। वो लोग बचे हुए खाने और सब्जियों को यहीं डाल जाते होंगे, शायद तभी यहाँ इतना बड़ा कूड़ेदान बनाया हुआ है। मैंने रॉबिन की जानकारी बढ़ाई। कहकर रॉबिन ने सिर हाँ में हिलाया। आपको एक बात और बता दूं, हमारे अधिकांश अधिकारी इसी मैस में खाना खाते हैं। मैंने कहा, मालूम है गुरु, मुझे सब मालूम है। अच्छा, तुमने एक खास बात नोट की? रॉबिन गहराई से सोचते हुए बोला। नहीं तो क्या? मैं समझा नहीं। ये स्टेटमेंट मिस्टर रॉबिन के दैनिक व्याख्यान का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सकपकाया और डस्टबिन की ओर ध्यान से देखा, लेकिन मुझे सिवाय उस चिर परिचित बदबू के अलावा कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ समझे गुरु? नहीं, आप ही बताइए। उधर सामने क्या दिखाई दे रहा है? कूड़ेदान की ओर इशारा करते हुए रॉबिन ने सस्पेंस बढ़ाया। वही कूड़ेदान, मतलब डस्टबिन। और ध्यान से देखो भाई, मुझे तो कूड़ेदान ही दिखाई दे रहा है। आप ही बताइए। मैंने अपने आप को रॉबिन के सामने समर्पण करते हुए बोला। बताता हूँ। कूड़ेदान के आसपास एक कुतिया और उसके 8 पिल्ले हैं जो खाना ढूंढ रहे हैं। इसमें से 6 तो बिल्कुल काले हैं, एक भूरा और बचा हुआ एक सफ़ेद, जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं। मिस्टर रॉबिन का दिमाग इतना अच्छा विश्लेषण करता है, उनकी इस खूबी को मैं पहली बार देख रहा था। बिल्कुल, मैंने कहा। अब तक हम बातें करते हुए टाउनशिप के गेट से बाहर आ चुके थे। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है मिस्टर दुर्गेश कि उन पिल्लों के पिता का रंग क्या है, जबकि तुम देख चुके हो उस कुतिया का, मतलब पिल्लों की माँ का रंग भूरा है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं देवेंद्र गुप्ता आपको सुना रहा हूँ अपनी स्वरचित कहानी रॉबिन जासूस, और इसे आप सुन रहे हैं किताब कैफ़े स्टोरीज़ पर। और हाँ, यहाँ
दुर्गेश के पात्र को निभाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं इस विशाल प्रश्न को सुनकर घबरा गया और मुझे साक्षात दिखाई दे रहा था कि मिस्टर रॉबिन के अंदर का जासूस सड़क पर आ चुका था और इधर उधर कुलांचे मार रहा था। अच्छा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मैं इस तरह के प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और इसका उत्तर केवल हाँ या ना तो था नहीं, जो अक्सर मैं पैदल चलते हुए बिना प्रश्न सुने ही दे दिया करता था। आश्चर्य व्यक्त कर मैंने इस विषय को यहीं बंद करने की योजना बनाई और फिर से बातचीत के लिए अपने दैनिक विषय टटोलने लगा। लेकिन मिस्टर रॉबिन अभी भी इसी विषय पर चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने फिर कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ, ठीक है, फिर बताना। रॉबिन अब मुझे इस विषय में घसीट कर लाने में बिल्कुल सफल हो चुका था। अच्छा, पिल्लों के पिता का रंग काला या सफ़ेद काले धब्बों के साथ, या फिर काला सफ़ेद धब्बों के साथ? इन चारों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि 6 पिल्ले एकदम काले हैं, एक पिल्ला सफ़ेद है लेकिन काले धब्बों के साथ, और एक बिल्कुल भूरा है जो उसकी माँ का रंग है। तो अब बताओ, कुतिया के पति का रंग क्या है? बस यही सारी संभावनाएं हैं। रॉबिन ने अपनी तिरछी मुस्कान के साथ बात खत्म की। अब तक हम लोग सामान्य सड़क को पार कर ऑफिस के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब तक डिटेक्टिव रॉबिन मुझे अपने द्वारा किए गए एनालिसिस में पूरी तरह शामिल कर चुका था। नहीं, केवल यही नहीं, कुछ और संभावनाएं भी हैं, मैंने कहा। क्या? डिटेक्टिव रॉबिन की आंखें गोल हो चुकी थी। आपको पता है, जानवरों पर भारतीय संविधान लागू नहीं होता और ना ही वो इसे समझते हैं। और दूसरी बात, जानवरों में सिर्फ बायोलॉजिकल पिता की ही व्याख्या कर सकते हैं, एक संरक्षक पिता की नहीं। मतलब? डिटेक्टिव रॉबिन ने फिर पूछा। मतलब ये कि उन 6 पिल्लों के पिता अलग अलग, या एक, या फिर कुछ और संभावनाएं भी हो सकती हैं। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। नहीं, डिटेक्टिव रॉबिन ने फिर पूछा। मतलब ये कि आपकी दी हुई संभावनाओं को शामिल करते हुए मेरे अनुसार पिल्लों की माँ का हो सकता है काले या सफ़ेद काले धब्बों वाले के साथ, या काले लेकिन सफ़ेद धब्बों वाले के साथ, भूरे या फिर किसी और रंग वाले कुत्ते या कुत्तों के साथ अफेयर चल रहा हो, जिनके रंग उनकी संतानों में प्रभावी ना हुए हों। अब बताइए, आप पिल्लों के पिता का रंग जानना चाहेंगे? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। डिटेक्टिव रॉबिन ने इस उत्तर को सुनकर हंसते हुए कहा। चलो, हमारी ऑफिस कैंटीन भी आ गई है, अब सबसे पहले नाश्ता कर लिया जाए। डिटेक्टिव ने विवाद खत्म करने की घोषणा की। सैंडविच के पहले टुकड़े के साथ ही रॉबिन के सर पर नाच रहा डिटेक्टिव का भूत धुआं धुआं होकर उड़ गया और मेरे सामने एक शांत, सुशील, मृदुभाषी मेरा प्रिय मित्र रॉबिन, सिर्फ रॉबिन, खाने में मशरूफ था। ये थी हमारी आज की कहानी, रॉबिन जासूस।